हेलो एवरीवन, आई होप आप सब अच्छे हैं। बिहार असिस्टेंट प्रोफेसर जो कॉन्ट्रैक्ट वाली आपकी वैकेंसी थी, उसका ज्वाइनिंग स्टार्ट हो गया है और लगभग बहुत सारे लोगों ने आप लोगों में से ज्वाइन भी कर लिया होगा। इस वीडियो में हम खास तौर पे उन लोगों के बारे में बात करने वाले हैं जो कहीं ना कहीं से पीएचडी कर रहे थे और लास्ट में जाकर के उनको ये बताया गया कि आप या तो पीएचडी छोड़िए या फिर आप असिस्टेंट प्रोफेसर की नौकरी छोड़िए। तो कितना सही है ये डिसीजन, इसके ऊपर ही इस वीडियो में छोटा सा वीडियो होगा जिसके ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि इस असिस्टेंट प्रोफेसर में डॉक्यूमेंट वेरीफाई करने के बाद न जहां पे आपसे फॉर्म लिया गया वहां पे नहीं उसके बाद में किसी भी फेज में, इंटरव्यू से पहले, इंटरव्यू के बाद में, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दौरान, रिजल्ट आने के बाद कहीं भी आपसे ये नहीं कहा गया कि आपको या तो पीएचडी छोड़नी है तब यहाँ पे आपको असिस्टेंट प्रोफेसर की नौकरी मिलेगी, ऐसा कुछ भी नहीं कहा गया। सामान्य तौर पे यही समझा जा रहा था कि जो यूजीसी का गाइडलाइन है, जो नियम है, ये कहता है कि आप किसी जॉब में रहते हुए भी अपनी पीएचडी को कर सकते हैं, ऐसा प्रावधान है। अगर आपका यूनिवर्सिटी या फिर जहाँ पे आप काम कर रहे हैं, अगर वहाँ से एनओसी मिल जाए कि उनको कोई दिक्कत नहीं है तो फिर आप कर सकते हैं, ऐसा प्रावधान है। ये यूजीसी का गाइडलाइन है। लेकिन यहाँ पे एकदम लास्ट में जब आपका सिलेक्शन हो जाता है, यूनिवर्सिटी में बुला करके डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवा लिया जाता है, तब बताया जाता है कि अगर आप पीएचडी में हैं तो उसको छोड़ करके यहाँ पे आइए। ठीक है, जॉब में है उसको छोड़ करके यहाँ पे आइए, ये समझ में आता है कि आप कहीं पे जॉब कर रहे हैं तो छोड़ करके यहाँ पे आइए तभी आप जॉब कीजिए, ये तो अच्छी, ये तो होना ही है। तो लोग अपना जॉब देखेंगे उस हिसाब से फिर छोड़ करके आएंगे। लेकिन आप सबसे लास्ट में ये बताइएगा कि आपको पीएचडी छोड़ना पड़ेगा, और वो भी इस 10 महीने की नौकरी के लिए जिसमें 10 महीने ही आपका लगभग फिक्स है, वो भी फिक्स नहीं है। ठीक है ना, ये अगर कोर्ट में चला गया मामला और कोर्ट में गया ही है तो कभी भी इसके ऊपर जो है ना वो गाज गिर सकती है इस वैकेंसी के ऊपर, जो कि मुझे पता है और सब लोग जानते हैं, जिनका सिलेक्शन हुआ है वो भी जानते हैं। भले ही वो कहते हैं कि बहुत फेयर है, बहुत फेयर है, कितना फेयर है सब लोगों को पता है। तो क्या इस 10 महीने की हम मान के चलते हैं फिर भी कि 10 महीने आपका नौकरी रहेगा ही, तो क्या 10 महीने की नौकरी के लिए किसी का पीएचडी 2 साल हुआ है, किसी का पीएचडी 3 साल होने को है, किसी का प्री सबमिशन चल रहा है, किसी का सबमिट हो चुका है, वाइवा नहीं हुआ है, किसी का कोर्स वर्क हो चुका है, किसी का कोर्स वर्क स्टार्ट हुआ है, क्या ऐसे लोग अपने पीएचडी छोड़ करके इस जॉब में आएंगे? सबसे पहले ये बात जो है वो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। ओरिएंटेशन प्रोग्राम और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद कॉलेज ज्वाइनिंग के पहले आपको ये एक नोटिफिकेशन दी जाती है सभी यूनिवर्सिटीज के द्वारा, जिसमें साफ साफ आपको लिखा हुआ मिल जाएगा। आप अगर यहाँ पे देखेंगे तो लिखा हुआ है कि अब अगर अभ्यर्थी कहीं अन्य कार्यरत है तो वहां से अनापत्ति पत्र, ये तो सब समझ में आता है कि आपको लेना पड़ेगा, देना पड़ेगा, ये तो ठीक बात है। लेकिन एक बार मैं इसको थोड़ा सा और जूम करता हूँ ताकि आप लोग इसको पढ़ सकें। तो इसको देखिए, अब यहाँ पे जो लिखा हुआ है ना कि अभ्यर्थी द्वारा किसी नियमित पाठ्यक्रम में नामांकित नहीं रहने, अगर आपका कहीं पे एडमिशन नहीं है रेगुलर मोड में तब भी आपको एक एफिडेविट देना है। अगर मान लीजिए कहीं से नियमित है, पूर्णकालिक पीएचडी आप नहीं कर रहे हैं, अगर मान लीजिए आप पीएचडी में नहीं है तब भी आपको एफिडेविट देना है। और अगर कर रहे हैं तो वहां पे योगदान से पूर्व उसे छोड़ देने संबंधी नोटराइज एफिडेविट देना पड़ेगा। यानी यही कह रहा है कि अगर आप पीएचडी कर रहे हैं तो आप एक एफिडेविट दीजिए जिसमें आप ये एक्सेप्ट करेंगे कि मैं ज्वाइनिंग के समय अपनी पीएचडी छोड़ दूंगा या फिर जहां पे जॉब करता हूँ छोड़ दूंगा। जॉब से हमें लेना देना नहीं है, हमें लेना देना है पीएचडी से। तो सवाल है कि क्या पीएचडी कर रहे लोग इस जॉब के लिए जिसमें कोई अनसर्टेनिटी नहीं है, क्या ये जॉब छोड़ेंगे? हाँ, जिनका पीएचडी जस्ट अभी स्टार्ट, इस वर्ष एडमिशन ही लिया है, अभी कुछ समय हुआ है, वो लोग तो मेरा सजेशन है कि छोड़ ही दे। ठीक है, आप इसी यूनिवर्सिटी में जहाँ पे आपका होगा वहाँ पे आप आसपास में पीएचडी कर सकते हैं, वहाँ पे अलाउ कर देंगे। ठीक है, तो क्या जैसे बहुत सारे लोग बीएचयू से कर रहे हैं, डीयू से कर रहे हैं, अलग अलग जगहों से पीएचडी कर रहे हैं, अब कहीं पे तो जो आपका डिपार्टमेंट है पीएचडी का वो भी अलाउ नहीं कर रहा है। जैसे डीयू में पार्ट टाइम पीएचडी के लिए वो लोग अलाउ ही नहीं कर रहे हैं, तो ऐसे में आपको पीएचडी करनी पड़ेगी या छोड़नी पड़ेगी, डिसीजन लेना पड़ेगा। और मेरा सजेशन है कि आप पीएचडी कीजिए, ये नौकरी 10 महीने की है, इसमें आप 10 महीने के बाद फिर क्या करेंगे, फिर से आपको पीएचडी करना पड़ेगा। तो इससे अच्छा है पीएचडी कीजिए, आपका एपीआई ठीक हो जाएगा तो आप कहीं भी असिस्टेंट प्रोफेसर में आराम से आपका हो जाएगा। तो ये
थोड़ा सा मुझे समझ में नहीं आया, अगर यही बात था पहले ही कह देते, क्यों इन लोगों का भी समय आपने खराब किया। दूसरी चीज, इनको सेलेक्ट करके अब ये लोग ज्वाइन नहीं करेंगे, ज्वाइन नहीं करेंगे तो एक बड़ी संख्या में आपका सीट खाली रह जाएगा, क्योंकि आपने पीएचडी वालों को कहीं ना कहीं जो है वो थोड़ा सा आपने अलग करने की इसमें से कोशिश की है कि एक चुनिए, एक चुनने का यहाँ पे सवाल ही नहीं होता है। तो पीएचडी वाले लोग जो अभी अपेयरिंग में है, चल रहा है जिनका पीएचडी, मैक्सिमम लोग आप ये कह लीजिए कि अगर 100 लोग अभी पीएचडी कर रहे हैं जिनका सिलेक्शन हुआ है, तो 90 लोग इस जॉब को ज्वाइन नहीं करने वाले हैं। 10 ही लोग हैं जिनका जस्ट अभी स्टार्ट हुआ है, वो लोग ज्वाइन करेंगे, बाकी लोग इसको छोड़ रहे हैं। तो एक अच्छा खासा सीट जो है ना वो खाली रह गया। ठीक है, तो इससे दिक्कत है ना, इससे आपका दिक्कत हो रहा है। इससे उन लोगों के साथ में गलत हो गया जो लोग डिजर्व करते थे इस जॉब को, लेकिन उनको नहीं मिला, सिर्फ आपकी गलत पॉलिसी के कारण, गलत नीति के कारण। ये आप पहले ही बता दिए होते कि अगर पीएचडी छोड़ना होगा, नहीं तो असिस्टेंट प्रोफेसर ज्वाइन करना होगा, तो फिर मे बी लोग फॉर्म ना भरते, मे बी लोग जो है वो इंटरव्यू देने नहीं जाते, मे बी लोग यूनिवर्सिटी में डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवाने नहीं जाते। सब चीज करने के बाद में ये बताया गया। अब कहाँ पे प्रावधान है जहाँ पे कहा गया है कि आपको आप कर सकते हैं अपना पीएचडी भी और जॉब भी। तो आप भारत का राजपत्र देखिएगा, इसका जो डेट होगा वो लगभग जो है वो 7 नवंबर 2022 का है, ये छपा हुआ है। आप यूजीसी के वेबसाइट पे जा करके इसको देख सकते हैं। इसमें आपको 13 नंबर पॉइंट पे जब आप आइएगा, यहाँ पे जब आइएगा तो आपको यहाँ पे लिखा हुआ मिलेगा अंशकालीन। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है अंशकालिक शिक्षा पद्धति के माध्यम से पीएचडी, यानी कि ये पार्ट टाइम हुआ, हिंदी में लिखा हुआ है, नीचे इंग्लिश भी लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है अंशकालिक पद्धति के माध्यम से पीएचडी कार्यक्रमों को चलाने की अनुमति दी जाएगी, बशर्ते इन विनियमों में विनिर्देशित सभी शर्तें पूरा हो। हालांकि कहा कहा जा रहा है कि अनुमति दी जाएगी, लेकिन जो शर्तें हैं, जो टर्म्स एंड कंडीशन है, उसको पूरा करना पड़ेगा। क्या कह रहा है कि संबंधित उच्चतर शिक्षण संस्थान को अंशकालिक पीएचडी के लिए अभ्यर्थी के माध्यम से उस संस्थान के सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत एक अनापत्ति पत्र, यानी कि आपको एनओसी प्राप्त करना होगा जहां अभ्यर्थी कार्यरत है। जैसे आप इस यूनिवर्सिटी में काम करने जा रहे थे, अगर ये यूनिवर्सिटी आपको एनओसी दे देता, ये ले जाकर के आप अपने डिपार्टमेंट में दे देते, अगर डिपार्टमेंट एक्सेप्ट कर लेता तो आपका पीएचडी पार्ट टाइम में हो जाता। लेकिन यहाँ पे तो इन्होंने ही कह दिया कि हम एनओसी नहीं देंगे, और कुछ जगहों पे डिपार्टमेंट भी एनओसी नहीं दे रहा है, जिसमें यह स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया कि उम्मीदवार को अंशकालिक आधार पर अध्ययन करने की अनुमति नहीं है। उनके आधिकारिक कर्तव्य उन्हें शोध के लिए पर्याप्त समय देने की अनुमति देते हैं। यदि आवश्यक हुआ तो उन्हें कोर्स वर्क पूरा करने के लिए कार्यभार से मुक्त कर दिया जाएगा। देखिए, अब इसमें ऐसा नहीं है कि सारा का सारा गलती यूनिवर्सिटी का ही है, क्योंकि ये असिस्टेंट प्रोफेसर का जॉब जो है वो रेगुलर है, इसमें आपको छुट्टी कम दी गई है। आपने देखा होगा पूरे सेशन में लगभग 12-14 एक्स्ट्रा लीव जो है वो आपको दी गई है। तो आपको समय भी नहीं मिलेगा। मान लीजिए आप बीएचयू से कर रहे हैं तो पूरे टाइम तो आप यहाँ रहेंगे, तो आप वहाँ पे कैसे करने जाएंगे, इसलिए ये एनओसी नहीं दे रहे हैं। लेकिन ये तो पहले से तय था कि एनओसी जो है वो हम नहीं दे पाएंगे, क्योंकि हमारा शेड्यूल ही ऐसा है, हमारा पूरा का पूरा स्ट्रक्चर ही हमने ऐसा बनाया है कि किसी को छुट्टी नहीं मिलेगी। तो ये सारा चीज पहले ही कर देना चाहिए था, ठीक है ना, नोटिफिकेशन में या फिर किसी भी पहले के स्टेज में ही, रिजल्ट से पहले के स्टेज में आप ये घोषित कर देते तो बाकी लोगों के लिए फायदा हो जाता। इसीलिए हमारा डिमांड रहता है कि आप वेटिंग लिस्ट जारी कीजिए, एक अच्छा खासा नंबर। आप 7 दिन का समय मिला है ज्वाइनिंग का, जब देखिएगा जब ज्वाइनिंग का डेट ओवर हो जाएगा, एक बढ़िया नंबर आपको जो है ना वो खाली देखने को मिलेगा। और जो लोग ये समझ रहे हैं कि मेरा यूनिवर्सिटी तो मिल गया है, मेरा कॉलेज तो मिल गया है, अब कॉलेज में जाकर के ज्वाइन कर लेना है, ध्यान रखिए, मैं आज भी आपको लिख करके देता हूं कि आप जहां पे ज्वाइन कर रहे हैं उसमें से कुछ लोगों का तुरंत ट्रांसफर हो जाएगा दूसरे किसी कॉलेज में, ठीक है। क्योंकि जहां जो लोग ज्वाइन नहीं करेंगे और वहां पे एक भी टीचर एक सब्जेक्ट का नहीं होगा, तुरंत दूसरे कॉलेज से एक टीचर को वहां पे भेज दिया जाएगा, तो आपका कॉलेज भी चेंज हो सकता है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। अब जिनकी किस्मत अच्छी कह लीजिए, खराब कह लीजिए, खराब उनका होगा जिनका अपना मनपसंद कॉलेज मिल गया होगा, लेकिन किसी कॉलेज में टीचर नहीं है तो उनको भेज दिया जाएगा, तो आपकी किस्मत खराब मानी जाएगी। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनको अभी अपना मनपसंद कॉलेज नहीं मिला होगा, लेकिन हो सकता है बाई चांस
किसी का ज्वाइनिंग ना करे और वहाँ पे खाली रह जाए तो आपको भेज दिया जाए आपके अपने मनपसंद में। तो बहुत जल्द कुछ लोगों का ट्रांसफ़र भी होगा, मुझे लगता है 10 दिन के अंदर में ज्वाइनिंग भी आपका होगा और कुछ लोगों का ट्रांसफ़र भी होगा, क्योंकि बहुत सारे लोग ज्वाइन नहीं करेंगे जो पीएचडी में एनरोल है। तो ये कुछ जो है ना, मतलब कि एक तरीके का लूप होल दिखा रहा है इस पूरे रिक्रूटमेंट प्रोसेस में। ये चीज़ें पहले क्लियर कर देनी चाहिए थी। ठीक है। तो वेटिंग लिस्ट को लेकर के हमारा पूरा जो है वो जोर शोर से डिमांड रहेगा, वेटिंग लिस्ट जारी कीजिए ताकि जिनका नहीं हुआ है उनके साथ तो कम से कम अच्छा हो जाए। ठीक है। तो इसी डिमांड के साथ अगला वीडियो हम लोग इसी पे बनाएंगे और चर्चा करेंगे कि वेटिंग लिस्ट जल्दी आना चाहिए। ठीक है। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। आई थिंक आपको हमारी बातें समझ में आ गई होंगी। अपना राय जो है वो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।